हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। और आज हम करते हैं सॉल्यूशन बचे हुए क्वेश्चंस का। 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। आगे के 30 क्वेश्चन करते हैं आज। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व। कॉनिक सेक्शन से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं एस्टेट में। कॉनिक सेक्शन से ही है ये क्वेश्चन। एप्लीकेशन साथ में कॉनिक सेक्शन को या ये कहें कि एप्लीकेशन है ये इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन से 2 से 3 क्वेश्चन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से पूछे जाते हैं, तो ये एप्लीकेशन है। एरिया अंडर द कर्व के एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हमने ऐप में भी शॉर्ट ट्रिक से भी डिस्कस किए हुए हैं और बेसिक से तो है ही। ठीक है, तो उसी से है ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व y square is equal to 4x and x square is equal to 4y inside the square formed by the lines क्या दी हुई है, x is equal to 1, y is equal to 1 and x is equal to 4, y is equal to 4। आ जाइए फटाफट लाइव करते हैं स्टार्ट क्लास। अभी तक 2-3 बच्चे ही आए हैं, फटाफट आ जाइए। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हमने हमारी क्लासेस में डिस्कस भी किया हुआ है। जब कभी भी आपको दो पैराबोला देता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप के दो पैराबोला देता है और एरिया अंडर द कर्व की बात करता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इन x और y का जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई 16, ठीक है, और बाय में 3 आता है। एरिया अंडर द कर्व डायरेक्ट तरीका है। अगर आपको मान लिया ये देता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। यहाँ ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ 4a की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका इनसे एनक्लोज रीजन का एरिया पूछता है, तो इन 4 और 4 की कर दीजिए मल्टीप्लाई और 3 से कर दीजिए डिवाइड। इतने यूनिट स्क्वायर आपका बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा जब इन दोनों पैराबोला से एनक्लोज्ड होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने किया है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड की है कि इन रीजन से, इन कर्व से जो बाउंडेड रीजन है, साथ में ये वाले पॉइंट्स से भी बाउंडेड रीजन जो है उसका एरिया निकालिए। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये हमने क्लासेस में डिस्कस भी कर रखी है। एरिया अंडर द कर्व्स डिट प्लस बी फोल्डर में आपको मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व्स की शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है। हमसे कहता है कि एक आपके पास ये कर्व है और दूसरी कर्व ये है। पहली कर्व क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, ओरिजिन से पास करता हुआ ये होगा, ठीक है। और सेकंड वाला केस, ये कौन सी कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सेकंड वाला पैराबोला क्या बनेगा, ये होगा, ये कौन सा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। साथ में और क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालोगे तो यही पॉइंट्स आने वाले हैं। कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, y की वैल्यू रख दो, y क्या दिया हुआ इधर से रखोगे तो 2x क्या आ जाएगा, 2x की पावर 1/2, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे x की पावर 4 इज इक्वल टू 64x, स्क्वायरिंग किया है तो x, ठीक है। x की पावर 4 माइनस 64x, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। x इक्वल टू 0, x कॉमन भी लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 0 और सेकेंड पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4। जब और यहाँ पे देख भी सकते हो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 0 एक पॉइंट मिल गया, x 0 है तो y भी 0 होगा। सेकेंड पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो 4 4 होगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, x 1 है, y 1 है, वो रीजन उस स्क्वायर से बाउंडेड रीजन,
x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, इन पॉइंट से बाउंडेड और इन कर्व का जो कंबाइंड रीजन होगा उसका एरिया पूछता है आपसे, ठीक है। मान लो ये x है, x इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट इस वाली कर्व को टच करता है, अगर ये कर्व कौन सी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x को 1 रख दो, x 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x को 1 पुट कर दो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 उस साइड जाएगा तो 1/4, ये पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है। सेकंड, जब ये आगे की तरफ जाएगा पॉइंट, ये x इज इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है, ये जब इस वाली कर्व पे को टच करेगा, इधर x तो 1 ही है लेकिन y क्या आएगा, दूसरी वाली कर्व ये वाली है, ये x क्या है 1 तो y की वैल्यू क्या होगी 2, x1 y क्या आया है 2। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, जब y1 है, y1 मान लो यहाँ पे है, x1 यहाँ है, y1 यहाँ है, y इज इक्वल टू 1। जब ये वाली लाइन y1 इस वाले पैराबोला को टच करेगा, ये पैराबोला कौन सा है, ये वाला, तो y को 1 रखो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 यानी कि 1/2, 1/4, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा आपका, x 1/4 आया है, ये पॉइंट लिख देते हैं हम, ये जो पॉइंट है ये क्या आया 1/4 और 1, x 1/4 y 1। दूसरा, जब y यही लाइन y इज इक्वल टू 1 लाइन आगे बढ़ेगी और इसको टच करेगी, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, ये सेकंड वाला पैराबोला है, ये वाली कर्व इस वाले पैराबोला की है, इसमें पुट कर दो, तो y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट 2 और y1 है 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि इनसे जो रीजन बनेगा, तो x इज इक्वल टू 1 लाइन से ये, y इज इक्वल टू 1 लाइन से ये, और इस पैराबोला से और इस पैराबोला से बाउंडेड जो रीजन होगा उसका एरिया निकालना है हमें, यानी कि कौन सा पोर्शन बना है, ये वाला पोर्शन बना है। ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे आएगा जहाँ पे सिमेट्री दिख रही होगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख लेते हैं हम, तो हमें ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना, ओहो हमें कौन सा निकालना है, ये वाले रीजन का ये एरिया निकालना है, ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं देता ना x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4, तो हमारा आंसर आ चुका होता और वो क्या होता 16/3, ठीक है भाई। लेकिन अभी ये लाइन भी दी हुई है तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये निकालना है, अगर हम टोटल अभी पता है हमें टोटल क्या आएगा 16/3, टोटल तो एरिया ये है, टोटल में से ये जो रीजन हमारा अनबाउंडेड रीजन है, ये वाला पोर्शन इसका निकाल दें हम, ये वाला एरिया निकाल दें और इसमें से टोटल में से माइनस कर दे, तो शेडेड रीजन ब्लैक वाले रीजन का एरिया आ जाएगा। अब इसका निकालने के लिए ये दिख रही है सिमेट्री, इस लाइन से ऊपर जितना है इतना ही नीचे है, ठीक है। अब आपको ये वाला एरिया निकालना जो ग्रीन वाला है, तो आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसको ये मिला दो यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से मिलाओगे तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, x1 है y भी 1 है, यहाँ पे x ये 1 है, y की वैल्यू ये 2 है, 2 वाली लाइन है, x2 y 1, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ये क्या है a, इसको नाम दे देते हैं b, और ये वाला पॉइंट जो है वो c, जहाँ पे x2 y 0 है, ठीक है। तो ये रीजन बन गया टोटल, और ये क्या दिख रहा है हमें, ये दो पैरेलल लाइन है और ये नॉन पैरेलल लाइन है, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, देखिए हर पेपर में, एस्टेट के हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं जो बहुत टाइम ले लेते हैं, ठीक है।
तो आपको बचना है उन क्वेश्चन से। हमें 60 में से 60 थोड़ी ना लेने हैं, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि कितना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो यू मे स्किप दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन अभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट का निकाल लें इसका, ट्रेपीजियम का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 सम ऑफ दी पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड की लेंथ 2 है और ये लेंथ क्या है 1, तो 2 + 1 इंटू में हाइट, ये हाइट y की वैल्यू तो 1 ही चल रही है 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 बाय में 3, 2 + 1 3 बाय में 2। ये ट्रेपीजियम का टोटल आ गया, लेकिन इसमें ये वाला इंक्लूड हो गया, कौन से वाला, ये वाला रीजन एक्स्ट्रा आ गया, ये इसका अलग से निकाल लेते हैं। x 0 से कहाँ तक जा रहा है 2 तक, और ये कर्व कौन सी है, ये वाली कर्व, ये कर्व ये वाली है, x² = 4y। तो x की लिमिट रख रहे हैं तो x की फॉर्मेट में रख लेंगे वैल्यू x² / 4y dx, ठीक है। क्या हो जाएगा x की पावर, यही है ना ये वाला पैराबोला, x² वाला ही, ठीक है। तो x² / 4, x की वैल्यू रख रहे हैं ना, y की, y dx होगा ना, y की वैल्यू क्या हो जाएगी x² / 4, तो 1/4 x की पावर 3/3, 1/4 बाहर, लिमिट है 0 से 2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1/4, यहाँ रखोगे 8/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/3। ये टोटल आया है ट्रेपीजियम का, उसमें ये एक्स्ट्रा आ गया था रेड वाला है जो, इसे माइनस कर देते हैं। 3/2 में से क्या माइनस कर दें 2/3, तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम 6, 9 - 4 9 - 4 5/6, ठीक है। ये 5/6 आ गया ये ग्रीन पोर्शन का, लेकिन ये दो हैं ग्रीन, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10/6 ये ग्रीन वाले पार्ट का आया है, लेकिन हमें तो ब्लैक वाला पोर्शन चाहिए। तो टोटल ये था 16/3, इसमें से माइनस कर दो 10/6, तो ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा। 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 32 - 10 यानी 22/6 यानी कि 11/3 यूनिट स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया होगा, जो इन दोनों कर्व से और इन लाइन से बाउंडेड होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अक्सर एस्टेट में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, किसी एग्जाम में 4 से 5, किसी में 2 से 3, ये मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं देता तो आपका विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता क्वेश्चन, वो मैंने फॉर्मूला बता दिया है। अगर ये लाइन नहीं देता है, सिंपली ये 2 कर्व देता है, तो फॉर्मूला क्या होता है 4a × 4b/3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या दिया हुआ है, द एक्सपेंशन x + x³ - 1 की पावर 1/2 की होल पावर 5 प्लस x - x³ - 1 की पावर 1/2 होल पावर 5 इज ए पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री, ठीक है। इसकी डिग्री पूछता है इस एक्सपेंशन की। अब इस पे बाइनोमियल लगा सकते हो आप कि एक वेरिएबल ये और दूसरे को कंप्लीट ये वेरिएबल, अगर ये x है इसको हम t मान लेते हैं या y मान लेते हैं, x³ - 1 इसकी पावर 1/2 को हमने मान लिया t, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास, क्या आ गया x + t की पावर 1/5 प्लस x - t की पावर 1/5। मैंने बाइनोमियल थ्योरम में आपको ये करवा रखा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब कभी भी a + b की पावर n, यहाँ बीच में प्लस साइन, a - b की पावर n होता है, प्लस साइन है तो इवन सफिक्स में इवन टर्म्स बचती हैं, यानी कि ट्वाइस ऑफ nc0, a की पावर n b की पावर 0, फिर प्लस nc2, ये सफिक्स में इवन आएंगे अगर यहाँ प्लस साइन है तो, ठीक है। nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा nc, यहाँ इवन, ठीक है, इवन जो भी टर्म होगी, और a की पावर दैट सम n आना चाहिए, पावर्स का जितनी पावर यहाँ पे दे रखी होती है। अगर बीच में होता माइनस साइन के केस में ट्वाइस ऑफ, यहाँ सफिक्स में ओड आएंगे, यहाँ 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ भी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है,
पावर ओड है, पावर क्या है 1/5 नहीं 5 पावर दे रखी है भाई, ठीक है, यहाँ पे 5 पावर है, इसकी भी 5 पावर है, इसकी भी 5, ठीक है, बीच में प्लस साइन है, तो क्या बचेगा आपके पास ट्वाइस ऑफ 5c0 x की पावर 5 t की पावर 0, फिर क्या आएगा 5c2 x की पावर, इनका डिफरेंस t की पावर 2, 5c4 x की पावर 1 t की पावर 4, ठीक है, यही बचेगी टर्म्स। अब t को वापस रख दो, ये कोफिशिएंट से इनकी वैल्यू क्या आएगी 5c0 1 होता है, x की पावर 5 t की पावर 0 यानी कि 1, 5c2 10 होता है, x की पावर 3, t किसको पुट किया है वापस रख दो, x की पावर 3 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर क्या दे रखी है 2, 5c4 5 होता है, x t को फिर से रखोगे क्या आ जाएगी वैल्यू x की पावर 3 माइनस 1, इसकी पावर 1/2 और फिर पूरे की पावर 4, इसे काटोगे तो 2 और एक x बाहर है, ठीक है, यानी कि x क्यूब -1 का होल स्क्वायर और बाहर x भी लिखा हुआ है, यहाँ कोफिशिएंट है 5, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी होगी 6 पावर यहाँ मिलेगी आपको, और यहाँ से x की पावर 6 जब इसको खोलोगे एक्सपेंशन को और बाहर x भी है तो हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी आपको x की, यानी कि आपको कितने डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा मैक्सिमम 7 डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बाइनोमियल को मिला के पोलिनोमियल और बाइनोमियल एक्सपेंशन को मिला करके क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एरिया का फिर से क्वेश्चन, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन, वो भी एरिया वाले। क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन, एंड द लाइन क्या दे रखी है एक्स एक्सिस यानी कि y 0। मैंने ट्रिक ये करवा रखी है आप लोगों को, जब कभी भी आपको एक पैराबोला दे यानी कि x² = 4ay टाइप का, और यहाँ पे लाइन दे y = समथिंग यानी कि mx + c टाइप में कुछ लाइन देता है, और अगर वो लाइन नहीं देता है, वो x एक्सिस या y एक्सिस नहीं देता है, तो क्या करते हैं हम इस y का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है, और यहाँ x का जो कोफिशिएंट होता है उसका क्यूब करना होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर इसका क्यूब डिवाइड कर देना होता है आपको 6 से, ठीक है। अगर लाइन देता है तो मैंने ये बताया था कि आप वो पॉइंट, अगर यहाँ x एक्सिस की बजाय x और y की x की दो वैल्यूज देता तो आप यहाँ पे पुट करके वो पॉइंट निकाल लोगे, 2 पॉइंट निकाल लोगे, फिर उनकी x वालों की y वालों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर y वालों का स्क्वायर करोगे, y वालों की प्रोडक्ट करोगे, फिर x वालों की प्रोडक्ट करोगे, और साथ में 2/3 से 2/3 xy इंटू में y1 माइनस x1 x2, ये आंसर होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस क्वेश्चन में पैराबोला के साथ क्या दिया हुआ है लाइन और एक ही एक्सिस दी हुई है। अगर 2 पॉइंट देता ना तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता, लेकिन अब क्या किया हुआ है इसमें, एक तो पैराबोला दिया हुआ है y = x² या ये कहें x² = y, और लाइन y = x + 2 दे रखी है। अगर ये नहीं देता ना तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना था, इसके कोफिशिएंट का क्यूब करना था, और डिवाइड में क्या कर देना था 3 कर देना था, वो डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है, वो पॉइंट वो क्या है x एक्सिस यानी कि y 0। अब कौन सा रीजन बनेगा वो चेक कर लेते हैं, x² है तो x एक्सिस पे पैराबोला बनेगा यानी कि ये, अब x को 0 रखोगे y 2, x0 y 2, x0 y कहीं 2 ये है, ठीक है, y0 x की वैल्यू -2, ये -2 लिख लेते हैं, x -2 y 0, इसको मिलाने वाली ये लाइन आएगी। अब जो बाउंडेड रीजन है, जो इस लाइन से और इस पैराबोला से बाउंडेड रीजन है, वो ये वाला है, इस बाउंडेड रीजन का एरिया पूछता है। कई बार हम क्या कर देते हैं ये वाला एरिया निकाल देते हैं, लेकिन पूछा तो इन दोनों से बाउंडेड है, ठीक है,
तो इसका एरिया किसके इक्वल आएगा? कौन सा निकालना है? ये वाला शेडेड जो ब्लैक रीजन है। ये पॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हो? y की वैल्यू उसमें रख दो। y क्या है? x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो रेख आ जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या होगा? x माइनस 2 y 1। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? दिख रहा है, विजिबल है क्या? सभी को बता दिया करो भाई, कमेंट कर दिया करो। ये पॉइंट क्या आया है? x माइनस 2 y 1। x माइनस 2 आएगा क्या? माइनस 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। एक्स कॉमन लोगे, x माइनस 2 प्लस 1 तो 2 और माइनस 1। ठीक है, 2 और माइनस 1, ये माइनस 1 है, x माइनस 1 है। ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट 0 है, 0 0। ये माइनस 2 है और ये माइनस 1 0 है। ठीक है, तो हमें ये वाला रीजन का निकालना है, तो हम इन दोनों का अलग अलग से निकालना है। एक तो ये ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस -1 से -2 एक का ही डिस्टेंस है, पॉजिटिव ही लेते हैं, हाइट भी 1 है, तो इसकी तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ये वाला पोर्शन बच गया, ये वाला, इसको कर्व से बाउंडेड है ये, इसका एरिया क्या होगा? इस वाले कर्व से बाउंडेड है, तो x की वैल्यू 0 -1 से 0। पैराबोला क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब बाय में 3 -1 टू 0, 0 पुट करोगे 0, माइनस पुट करोगे -1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। इस वाले पोर्शन का आ गया 1/3, इस वाले का आ गया 1/2, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, 1/2 में क्या ऐड कर देना है? 1/3, तो क्या आ जाएगा? 3 + 2 5/6। 5/6 हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ऑप्शन डी। तीनों दोनों क्वेश्चन जो एरिया अंडर द कर्व के आए थे दोनों ही कैलकुलेटिव थे। इससे पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया वो ज़्यादा कैलकुलेटिव, इसमें इतना टाइम नहीं लग रहा, लेकिन इसमें मिस्टेक होने के चांसेस थे। हम ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं। ये नहीं, हमसे ये वाला पूछा है, लाइन से, और लाइन से साथ में एक्स एक्सिस अगर नहीं देता ना तो हम ये निकाल देते, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये वाला आ जाएगा ना, ये एक्स एक्सिस कर्व और लाइन सबसे बाउंडेड है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस नहीं देता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा देते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, if the trivial solution is the only solution of the system of equation then set of values of k is, ये कहता है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? ax इज इक्वल टू 0, यानी कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज होता है। इसने कहा है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है? सब एक्स वाई जेड तीनों 0 हो। या अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में देखें तो डिटर्मिनेंट क्या होता है ट्रिवियल के केस में? नॉन जीरो। अब डिटर्मिनेंट मेथड अब अगर आप सिस्टम लीनियर इक्वेशन पे लगाओगे तो इनके कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बनाते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, राइट साइड में भी एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। रिजल्ट मैट्रिक्स का लगा दो, मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब लेफ्ट में भी वैसी मैट्रिक्स हो, राइट में भी वैसी हो, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ए एक्स की मल्टीप्लाई करने से आपको एक कॉलम मैट्रिक्स ही बननी चाहिए। ए मैट्रिक्स 3/3 की है, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसका 3 1 है, इसका ऑर्डर 3/1 है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट लिखते हैं हम, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का माइनस के विद साइन लेते हैं, जेड का 1, के 3 माइनस के 3 1 और -1। डिटर्मिनेंट निकालना हमें नॉट इक्वल टू 0 के लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हो? अगर आप एक्सपेंड करते हो फर्स्ट रो से तो 1 को बाहर लिखोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, -3 माइनस माइनस प्लस के, बाहर माइनस और ये माइनस के है तो प्लस के हो जाएगा। इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस के माइनस माइनस प्लस 3k
+1 बाहर, k -9, ठीक है, इज इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 + k -k² + 3k², ठीक है, या प्लस का 2k लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से +k -9 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2k², k और k 2k और माइनस का 12 इज नॉट इक्वल टू 0। थ्रू आउट 2 कैंसिल कर सकते हो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, k² + k -6 नॉट इक्वल टू 0। सम आना चाहिए +1, प्रोडक्ट आने चाहिए माइनस का 6, तो 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 हो जाएंगे, 3 और 2, 3 और एक प्लस का लेना है और एक माइनस का, ठीक है, 3 प्लस का, लेकिन जब वैल्यू निकालोगे तो साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2, देखो दोनों सेम साइन के तो नहीं आएंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे गायब हो गए, 50% सॉल्व। ये अब नॉट इक्वल टू 0 है और इन दो वैल्यू पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी क्या बची कि रियल में से ये हटा दें पॉइंट, तो आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, तो आर में से ये पॉइंट हटाओगे तो आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन। और आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देता है उसके पास, क्योंकि राइट साइड में 0 है, तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, और वो क्या होता है, जो ये एक्स वाई जेड है उसको 0 ही रख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। इफ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर है, दोनों का मॉडुलस क्या होगा, इसका भी और इसका भी मोड क्या आएगी, दोनों की वैल्यू 1 आएगी। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है और दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हमसे ये पूछता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय में 2 मोड किसके बराबर आएगा, ये साइन ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर होता है, याद भी रख सकते हो ये रिजल्ट, ठीक है, और प्लस साइन देता है तो ये कोस ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर होता है। वेक्टर से एक से दो क्वेश्चन वेक्टर से हमेशा पूछे जाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का, या कोप्लेनर वेक्टर की परपेंडिकुलर वेक्टर, इस टाइप से कोप्लेनर का अब तक क्वेश्चन आया है। या देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन जिसमें मॉडुलस का ही यूज है सिर्फ, कि दो वेक्टर का मॉडुलस का क्या मतलब है, मॉडुलस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, उन्हीं वेक्टर की मॉडुलस का स्क्वायर करते हो अगर, तो सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए वेक्टर की ये जो भी वेक्टर दिया हुआ है इसकी खुद से ही प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, यही मतलब होता है मॉडुलस ऑफ पाई में 2 का स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो अगर आप इसकी प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी मोड का स्क्वायर, फिर बी के साथ विद नेगेटिव प्लस हो जाएगा मोड का स्क्वायर, विच साथ में ए कैप बी माइनस बी ए कैप बाय में 4, उसको लिख देते हैं बाहर 1/4, ठीक है। अगर आप ये करते हो फिर दो वेक्टर की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा होता है ना, कोस ऑफ थीटा, जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे माइनस साइन के साथ तो बाहर 2 आ जाएगा, और इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम, ये मैं इसको साथ ही लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप एक को कंबाइन किया है मैंने यहाँ पे, बस इसको लिख दिया ये, ठीक है। अगर दोनों यूनिट वेक्टर है तो कर सकते हो ऐसा, ठीक है। और ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 ये आएगा, और 1/4 है तो 2 को बाहर लेके हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं, तो बाहर बचेगा 1/2, 1/2 अंदर क्या बचा है आपके पास 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, लेकिन आंसर हमारे साइन की फॉर्मेट में है तो इसको किससे चेंज कर सकते हो, या ये 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 है, ठीक है, ये है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया है, ठीक है। अगर यहाँ थीटा है तो एंगल थीटा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय में 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो साइन थीटा, अगर यहाँ कोस थीटा है तो साइन के साथ एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा बाय 2 के। तो साइन थीटा बाय 2, अगर वहां पे प्लस दिया होता, ये प्लस होता, तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, तो ये कोस थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा तो आप अगर माइनस में दिया हुआ है तो साइन थीटा बाई 2 के इक्वल आएगा, और प्लस में देता है तो कोस थीटा बाई 2 के बराबर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डेलीगेशन ऑफ 5 स्टूडेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दिख रहा है क्वेश्चन। 5 स्टूडेंट इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इफ 3 particular students wants to remain together whereas 2 particular students do not wants to remain together, then number of selection is, selection पूछता है, कॉम्बिनेशन की बात है, 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाना है आउट ऑफ 10, टोटल 10 स्टूडेंट हैं, टोटल 10 है, हमें कितने का ग्रुप बनाना है, ग्रुप जो बनाना है जी हमें वो 5 स्टूडेंट का बनाना है। कंडीशन और देखो क्या दी हुई है, कंडीशन ये कहती है, यहाँ से शुरू होती है हमारी कंडीशन, कि 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं जो क्या चाहते हैं कि हम तीनों एक साथ रहें। 10 में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो साथ बैठेंगे, अगर ये पहला है तो ये दूसरा है और ये तीसरा, ये तीनों साथ बैठे हुए हैं, पहली कंडीशन, ठीक है। 5 लेने हैं टोटल, जो लेंगे उसमें पहली कंडीशन ये है कि ये तीनों कहते हैं कि हम तो साथ बैठेंगे, वेयर एज द 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट, 2 ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम कभी भी साथ ना बैठें। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये एक हो गया, ये S1 लिख लेते हैं, ये S2 और ये S3, 3 स्टूडेंट। S4 और S5 ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये कहते हैं कि हमें तो एक साथ कभी भी नहीं बैठना, ये तीनों कहते हैं कि हम एक साथ बैठेंगे। तो 2 केस बन रहे हैं, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। इन जो कहते हैं 10 में से जो 3 स्टूडेंट जो ये बोल रहे हैं कि हम एक साथ रहेंगे, वो आ जाएं हमारे इन 5 में, और वो ना आए, ये 2 केस बनते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स भी मिला था लास्ट ईयर, एक क्वेश्चन गलत आया था, ठीक है। पिछली बार बाइनोमियल का गलत आ गया था जिसमें उन्होंने ऑप्शंस सही नहीं थे। 22 में एक ऐसा क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से दिया था। 23 में ये वाला क्वेश्चन था जिसमें ग्रेस मार्क्स मिला था। हमेशा एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है, चाहे अटेम्प्ट किया हो, अब क्योंकि अटेम्प्ट तो करने ही हैं, सबको मिला था इसका ग्रेस मार्क्स, ठीक है। ठीक था उनको नहीं, पीजीटी का, हाँ बिल्कुल नीरू, ये पेपर आपका पीजीटी का है, ठीक है। तो केस क्या बना है आपका कि ये तीनों एक साथ बैठे हैं, तो हमें टोटल 5 लेने हैं, 5 में से हमने ये तीनों ले लिए, टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट है, लेकिन हमें 5 का ग्रुप बनाना है, 5 में हमने इन तीनों को ले लिया, ठीक है। और वो जो दो बच गए ना, वो किस में से आएंगे, वो कितने स्टूडेंट में से आएंगे, वो ये देखना है अब आपको, कि जो वो 2 हैं वो ये कह रहे हैं कि हम साथ नहीं बैठेंगे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बीच में प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। टोटल तो 5 ही लेने हैं हमें, इन को हमने किस में से लिया है, 3 को, जो हमारे पास 5 थे, ठीक है। तो यहाँ कौन से बच गए, इन 2 को लेना है अब, बचे हुओं में से, बचे हुए कितने हैं अब, 5, ठीक है। लेकिन हमें लेने तो 2 ही हैं ना, एक मिनट देखिए, ये टोटल 10 हैं, 10 में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो साथ आएंगे, लेकिन हमें सेलेक्ट 5 करने हैं, 5 में से हमने इन तीनों को तो ले लिया, अब बात रहेगी उन 2 की, और 3 ले लिए हैं टोटल में से,
तो यहाँ 7 बच गए, ठीक है, टोटल 10 है ना। 7 में से इन 2 को ले लिया, लेकिन ये कह रहे कि हम 7 नहीं बैठेंगे। हाँ, ये एस्टेट पीजीटी 2023 पेपर है भाई, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी को हम कर रहे हैं माइनस। कौन सी पॉसिबिलिटी को? ये वाली पॉसिबिलिटी को। ये 2 अगर ले लिए आपने 7 बचे हुए 7 में से, और ये 7 नहीं आने चाहिए, लेकिन इसमें तो क्या पता 7 ले लिए गए हों, तो ये पॉसिबिलिटी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो 5C3 की वैल्यू क्या होती है? 5 × 4 2 × 1 10 × 7 × 5 2 × 1 -1, ठीक है। 7 × 6 3 21 आएगा यहाँ पे। 10 और 21 आएगा ना, 7 21 210। अच्छा, ये 2 बचे हुए 2 2C1 आएगा, 2C1 5 × 10 में से 1 या 9 केस बनेंगे इसमें। ये 2 आएगा यहाँ पे भाई, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये 2C1 है तो 1 हो जाएगी वैल्यू। 5 × 10 में से 1 गया, 9 केस, ठीक है। सेकंड वाले में इनको नहीं ले रहे अब हम, इन 3 को। अब इन 3 को ले नहीं रहे, टोटल कितने बच गए? 7। 7 में सेलेक्ट कितने करने हैं? 5 सेलेक्ट करने हैं। अब जब हम इन 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये 2 आ रहे हैं। ये 2 केसेस 2 सेलेक्ट ही हमें कितने करने? टोटल 5 ही करने हैं। 3 को हटा दिया है तो बचे हुए कितने हैं? 7 7 में से ये 2 जो आ चुके हैं इनको करना है आपको माइनस, ठीक है। ये आ गए हैं तो इसलिए माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7C5 का या 7C2, तो 7 × 6 2 × 1, ये 2C2 -1, तो 21 में से 1 गया 20 और 9 29 29 होगा, लेकिन यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था, तो ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर की में, ऑफिशियल जो आंसर की में, इसमें से कोई भी आंसर नहीं था, तो इसका ग्रेस मार्क सबको मिला था। इसका आंसर इन सब दोनों को मिला के वो आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इमेज पूछता है किसी पॉइंट की, किसी लाइन के, ये लाइन है, ये पॉइंट है, इमेज पूछेगा तो ये नीचे वो पॉइंट आएगा, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी इस P पॉइंट की। ये Q इमेज है इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इन दोनों का क्या आएगा? मिड पॉइंट ही आएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आप, ये लाइन दी है, ये लाइन की इक्वेशन है ये वाली, ये पॉइंट दिया हुआ है 1 6 3, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो ये जो बीच का पॉइंट है इस पी क्यू लाइन का क्या आएगा? मिड पॉइंट ही आएगा। अगर ये इमेज है तो जितनी डिस्टेंस ओ से पी की है उतनी ही ओ से क्यू की डिस्टेंस है, तो ये वाला पॉइंट इसका क्या होगा? इस पी क्यू लाइन का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट मान लो फर्स्ट पॉइंट, वो ऑप्शन से करते इसको, मान लो कि इमेज ये रही होती, तो इन दोनों को ऐड करो, 1 और 1 2 को 2 से मिड पॉइंट तो ऐसे निकालते हो, इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है, तो ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 1 + 1 बाय में 2 क्या आएगा? 1। फिर 6 + 1 7 7/2, फिर 7 और 3 10 10/2 यानी कि 5। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट मिड पॉइंट, ये इस लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा। पुट करके देख लो, 1 y की वैल्यू रख दो, 7/2 माइनस में 1 बाय में 2,
5/2 और ये आएगा, क्या ये 1 के इक्वल है? नहीं है, तो पहला वाला पॉइंट तो नहीं सेटिस्फाई करता। अब सेकंड वाला पुट करके देखो, यहाँ 0 है, बस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ आएगा 0, 1/2, यहाँ आएगा 1/2, फिर सेकंड वाले केस में आएगा 7/2 और यहाँ आएगा 5। चेक करना है अब आपको, यहाँ 1/2, यहाँ पुट करो, 7/2 में से एक गया, 5/2, 7/2 सेकंड, 7/2 -1, 5/2 और डिवाइड में 2 है तो 4, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। फिर तीसरा वाला पॉइंट पुट करो, तीसरा पॉइंट क्या है? 1 0 7, 1 और 1 2, 2 को 1 से डिवाइड किया 1, फिर 0 और 6, 6/2 3, 7 और 5, 135 पुट करके देख लो। अब x की जगह 1 आया है, y में 1, y की जगह 3 आया है, 3 - 1 2, 2/2, z की जगह 5 आया है, 5 - 3, 5 - 2 3, y में 3 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो प्रोसेस क्या कहती है कि आप पहले इन जनरल ये पॉइंट निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर से 9th 10th के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। इफ तो 9th से आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। अगर आप सभी देख रहे हो सॉल्यूशन, तो आप लोगों को 9th 10th के सरफेस एरिया वॉल्यूम के वाले कॉन्सेप्ट के सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। पीडीएफ में आपको दे दूंगी और बाकी की पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर की है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। If h is the height of right circular cone of the greatest volume, h हाइट दी हुई है किसी कोन की, ये कौन है, ठीक है, इसकी हाइट दी हुई है h, ये स्लैंट हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ठीक है। हेलो क्लास, 8वें क्वेश्चन पे हूँ, 30 क्वेश्चन है, ओके। देखिए क्या कहता है, h हाइट है इस किसी राइट सर्कुलर कोन की, राइट सर्कुलर कोन है, ये कहता है कि ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ दी स्लैंट हाइट इज 2 मीटर। तो h की वैल्यू पूछता है, क्या होता है फॉर्मूला, L² इज इक्वल टू h² प्लस R², इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2 यानी कि 4, ठीक है। तो रेडियस किसके बराबर आ गई, 4 - h² के। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या है, ग्रेटेस्ट है, ये कहता है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हो, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। अब किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके डेरिवेटिव टेस्ट से है, हमारे पास डेरिवेटिव टेस्ट अप्रोच। तो आप क्या करोगे, इसको डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे सॉल्व अगर, तो इसको पहले तो हम h में ले आते हैं, R² की वैल्यू रख सकते हैं, क्या आएगी R² की वैल्यू 4 - h², h, ये बन गया फंक्शन ऑफ h, डेरिवेटिव कर दो f डैश h, क्या आ जाएगा 1/3 4/3 पाई h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस 1/3 पाई h³ है तो 3h², ठीक है, पावर आगे एक पावर लेस, डेरिवेटिव यही करते हो। डेरिवेटिव टेस्ट में डेरिवेटिव को 0 रख के ही वैल्यू निकालते हैं, तो इसको रखोगे 0 तो 4/3, तो ये पाई से पाई पूरे थ्रू आउट कैंसिल होगा, यहाँ क्या है 4/3 इज इक्वल टू h², ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3, प्लस माइनस नेगेटिव लेंगे नहीं तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2/√3 मीटर, 2/√3 मीटर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। A function is represented parametrically by the equations, क्या दी हुई, x is equal to 1 plus t/t cube, y is equal to 3/2t²
प्लस 2/t देन अब ऑप्शन से अगर हम देखें तो यहाँ dy बाई डी एक्स की पावर्स दे रखी है, पावर 3, 2, 1 और dy बाई डी एक्स, और यहाँ x भी किस में दिया हुआ है, t में, y की वैल्यू भी t में दी है। अगर हमें निकालना है dy बाई डी एक्स तो क्या होगा, dy बाई डी टी निकाल लें और डिवाइड में dx बाय dt कर दें। तो dy बाई डी एक्स की अगर वैल्यू निकालते हैं हम, x क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 प्लस टी बाय में t क्यूब, तो dx बाई डी टी निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो u बाई वी से इसका स्क्वायर, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में 1 प्लस टी एज इट इज टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, टी क्यूब माइनस में 3t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, और ये भी t क्यूब है तो माइनस का 2t क्यूब हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे माइनस 2t क्यूब अपॉन में t की पावर 6 है, t स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा -3 माइनस 2t बाय में t की पावर 3, ये dx बाई dt आया है। सिमिलर हम dy बाई dt निकाल लेंगे, क्या दिया हुआ है 3/2 तो कांस्टेंट है, 1/t का क्या हो जाएगा 3t क्यूब विद माइनस साइन माइनस 2t की पावर माइनस, ये 3 नहीं आएगा ना, t की पावर -2 तो क्या होगा, पावर आगे एक पावर लेस तो -2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा तो इसमें -2/t स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसको अगर, t की पावर 6 यहाँ आएगा -3t स्क्वायर -2t। ठीक है, थ्रू आउट अभी भी t स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, 3t स्क्वायर और ये t क्यूब होगा। ठीक है, तो -3 -2t बाय में t स्क्वायर, t क्यूब स्क्वायर तो कैंसिल किया है, -3/3t क्यूब -2/t स्क्वायर, 2/t है ना, 2/t है। ठीक है, तो dx बाई डी टी और dy बाई डी टी दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, सेम आएगी, सेम आई है ना, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, dy बाई डी एक्स 1 है तो यहाँ से x t क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस टी, t किसके इक्वल आया है, यहाँ से t के इक्वल आना चाहिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू t आनी चाहिए, कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा 5 आएगा ना, इधर 5 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगी पावर। ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा तो 2, यहाँ इसकी वैल्यू आई है माइनस का 3 माइनस का 2t बाय में t की पावर 4, t की पावर 3, t की पावर 3 और यहाँ से 2 कैंसिल की है ना तो ये पावर 4 बची थी भाई, ये मिस्टेक की हमने, t स्क्वायर कैंसिल किया है तो यहाँ पावर 4 बचेगी। ठीक है,
यहाँ टी की पावर 6 है, एलसीएम लिया है, यहाँ पे टी स्क्वायर को कैंसिल किया तो टी की पावर 4 बची, यहाँ टी की पावर 3 है ना, स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो 3। तो ये 3 है और वो डिवाइड में आएगा, ठीक है, सेम है यहाँ पे, टी की पावर 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो t आएगा, dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू t आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ t है ना वहाँ वहाँ dy बाई डी एक्स आ जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो x dy बाई डी एक्स का क्यूब 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के आंसर कर दिया करो, पता चल जाए। इस क्वेश्चन में तो मैंने डायरेक्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी इस फॉर्मेट में दे z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 मोड इज इक्वल टू k, और k पे डिपेंड करेगा k की वैल्यू 1 है या 1 नहीं है। जब ये 1 नहीं है तो ये हमेशा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने किया था, डायरेक्ट टिक करके आ जा सकते थे, अदरवाइज बेसिक मेथड क्या कहता है उससे और कर लेते हैं। देखिए विद इन सेकेंड हो जाता अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी जो लाइव क्लासेस में हमने करवाया था उसमें मैंने ट्रिक बताई थी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा वाई रखेंगे, प्लस 1 मोड इज इक्वल टू √2 मोड x प्लस आयोटा वाई माइनस 1। ठीक है, मोड निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आएगा, √2 इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस साथ में 2ab आएगा ना, इधर 2ab, a है x प्लस और ये y, और आयटा भी आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका करोगे आयटा स्क्वायर माइनस बना देगा, इसमें यहाँ माइनस बना देगा और माइनस 2x माइनस 1y। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनेगी जो सर्कल की ही इक्वेशन आएगी। ठीक है भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो इसकी वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो एक सर्कल की ही इक्वेशन आ जाएगी। ये बेसिक मेथड है और ये मैंने आपको क्लासेस में करवा भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो इस पॉइंट से पास करती है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है आपको। ठीक है, ये प्लेन है कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन को कंटेन करती है, ये लाइन को कंटेन करती है। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 1 y में माइनस 3 y माइनस 3 अपोन में 2 z माइनस प्लस 2 अपोन में 1। ठीक है, तो इस लाइन के पासिंग पॉइंट यही होते हैं जो इधर लिखे होते हैं, -1 3 और -2। ठीक है, और एक पॉइंट है कहीं जिससे प्लेन पास करता है, वो पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 7 और -7। ये कहता है कि इस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास करता है और इस लाइन को कंटेन करता है। ठीक है, तो हम क्या कर लें, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और परपेंडिकुलर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें, तो परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, यही तरीका है बेसिक मेथड। ठीक है, दूसरा क्या मेथड हो सकता है कि ये पॉइंट जो भी होगा वो यहाँ ना होके इधर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं ना हम, उसको k एज्यूम कर लेते हैं, तो वो पॉइंट आ जाएगा इन जनरल पॉइंट। वो पॉइंट क्या बनेगा, -3k, ये उधर जाएगा -1 2k प्लस 3 और k माइनस 2। ठीक है, k माइनस 2। अब इससे डिस्टेंस निकालते हैं उस पॉइंट से, और फिर अब ये पॉइंट प्लेन में लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन इन जनरल हम ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये
y की जगह ये और z की जगह ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन आ जाएगी ए बी सी में, एक इक्वेशन। दूसरा, जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन, ये वाला पॉइंट वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए बी सी में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन होंगी हमारे पास ए बी सी में, ये भी और ये भी। दो इक्वेशन है, हमने 9th क्लास में सीखा था कैसे निकालते थे। ये कांस्टेंट है, ये ए बी सी में कुछ वेरिएबल्स भी होंगे, मान लो यहाँ 2 3 4 ये कुछ आएंगे वेरिएबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 11th क्वेश्चन पे पहुंचे हैं हम। मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोसेस क्या है। दो इक्वेशन आएंगी, दोनों इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते थे। ये पॉइंट अगर सॉल्व करना है, यानी कि ए के अपोन में क्या आ जाएगा, इसको छोड़ के ये वाले जो कोफिशिएंट्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई माइनस में ये, फिर बी वालों के लिए रिवर्स करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई माइनस में ये, सिमिलर सी। ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख दोगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से या प्लेन की इक्वेशन निकालने से क्वेश्चन हमेशा आता है, एक बार आप बेसिक से। और उसके बाद मैंने आपको DIT+B स्पेशल वाले फोल्डर में 3D करके क्लासेस करवा रखी हैं, वहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस की ट्रिक से करवा रखा है कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी, ये तो बेसिक मेथड है हमारा जिससे हम निकालते हैं, किस तरीके से आप उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस कर लिया था कि कंपोजिशन दे रखी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 पे, और डेरिवेटिव की वैल्यू f'1 और g'1 की वैल्यू की प्रोडक्ट निकालनी थी। तो आपको डिसाइड करना था कि f क्या आएगा और g क्या आएगा। f और g कैसे ऑपरेट होता है, f ऑफ gx। अब ये बीच अंदर वाला फंक्शन वो है, यानी कि f ऑफ x को अगर हम x की पावर 8 अज्यूम कर लें तो gx क्या आ जाता है, वो अंदर वाला, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस भी कर लिया था। उसके बाद ये f आ गया, g आ गया, f और g भी निकाल के देखोगे तो वही बनेगा जो इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, 1 1 पुट करना, 8 आंसर आ जाएगा। ये कल किया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। ए बी सी जिप्पी में दिए हुए हैं, ए बी सी जिप्पी में है तो हम इन नंबर को ये अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हो 3 नंबर का, ये किसके बराबर दिया हुआ है, b+2 के। तो आपसे a² + a-14 अपॉन में a+1 की वैल्यू पूछता है। यहाँ से b की वैल्यू a और c की फॉर्मेट में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप जीपी वाला फॉर्मूला लगा के, जीपी में क्या होता है, p² = a, ठीक है। तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी, वहां पे पुट करोगे 6 आ गई थी, कल किया था हमने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमने किया था कि कोई ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से इतने डिस्टेंस कवर करती है, अगर वो अपनी स्पीड को इतना कम कर दे तो 3 घंटे ज़्यादा लेती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। तो हमने दोनों ही केस में टाइम निकाल लिया और फिर डिसाइड किया कौन सा टाइम बड़ा है कौन सा छोटा, उसी में जो छोटा था उसमें 3 ऐड करके हमने एक इक्वेशन बना दी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, फिर से फंक्शन से क्वेश्चन, सेट रिलेशन फंक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, डोमेन दिया हुआ 4 से 6, कोडोमेन दिया हुआ 6 से 8। फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, f ऑफ x = x + x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो हमें इनवर्स निकालना, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डोमेन देखा, डोमेन यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, x 4 और 6 ओपन इंटरवल है तो इक्वालिटी नहीं आएगी, ये इक्वालिटी नहीं आएगी। 4 और 6 के बीच में x की वैल्यू, यहाँ x/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हम 2 से डिवाइड करवा देते हैं थ्रू आउट, तो क्या आ जाएगा 2 3। अब अप्लाई कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई किया है तो इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ गई, क्योंकि इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो वही नंबर आ जाता है। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़ा है 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनका आंसर आएगा 0, 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर है
यानी 1.9 भी है, अगर उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो छोटे वाली वैल्यू देगा 1 देगा। ठीक है, 0 और -1 के बीच में अगर जितने भी नंबर है आंसर -1 आएगा। ठीक है भाई, तो 2 और 3 के बीच में आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इस डोमेन में, इस फंक्शन का ये डोमेन है, इस डोमेन में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हमारा f(x) क्या हो गया, x + 2 हो गया। अब तो आपको सिर्फ इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए क्या करते हो, f(x) को y रखेंगे, x + 2 है, x की वैल्यू y के फॉर्मेट में निकाल लें या इंटरचेंज करके कर दें, क्योंकि अगर f(x) = y है तो x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है। y को x से रिप्लेस कर दो, ये y आ जाएगा, f इनवर्स x = y। तो यही करना है आप लोगों को। क्या आ जाएगा, y - 2 = x। x आया है तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे, y से, ये f इनवर्स x आ जाएगा। f इनवर्स x = x - 2, x - 2। प्रोसेस बताई हुई है, x और y को इंटरचेंज कर दो, x की वैल्यू y के फॉर्मेट में आएगी, y और x को फिर से इंटरचेंज करोगे तो इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। मेन था ये समझना, इसको सिंप्लीफाई करना कि फंक्शन गिवन क्या है हमें। ठीक है, बस यही था कि आपसे सिर्फ ये वैल्यू चेक करवाना चाह रहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉलेज आपको है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आधे ही क्वेश्चन हुए हैं और टाइम कितना हो गया है हमें, 1 घंटा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, f(x) = sin पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया है यहाँ भी x² + 1 पे, अपॉन में x की पावर 4 + 1। ठीक है, तो पाई के साथ ये नंबर दिया हुआ है x स्क्वायर + 1, किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसमें 1 ऐड करें, मिनिमम भी अगर इसकी वैल्यू लें ना हम 0, तो भी ये 1 आएगा, यानी पाई, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। उसके बाद मैक्स अगर आप 0 और 1 की कुछ भी वैल्यू लोगे तो 0 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी तो लगाएंगे, और इसमें +1 भी है। अगर ये मिनिमम 0 दे रहा है, इस इंटरवल में है हम, तो +1 करने से एक 1 तो आएगा ही आएगा, और उस 1 से साइन पाई बन जाएगा। फिर 1 और 2 के बीच में है अगर हम, तो 1 देगा, फिर से 1 ऐड करोगे 2 पाई, फिर से 0। साइन के पाई मल्टीपल पे हमेशा 0 वैल्यू आएगी। तो आपका रेंज, इस फंक्शन की रेंज तो सिंगलटन 0 ही आने वाली है। तो सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कॉम्प्लेक्स का है। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 49 x + i/y। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो इसको, और एलर थ्योरम से भी कर सकते हो। 2 तरीके हैं आपको करने के आपके पास। 3 की पावर 49 x + i/y किसके बराबर दिया हुआ है, 3/2। जब भी √3 दिखे ना और बाय में 2 दिखे तो ओमेगा बनाने की कोशिश किया करो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3 बाय में आयोटा। ठीक है, माइनस √3 आयोटा बाय 2, ये 2 रूट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें वैसा ही कुछ दिख रहा है। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें -1, तो ये उसी फॉर्मेट में बनने वाला, √3 के साथ ही आयटा दिया हुआ है, लेकिन उसमें 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है ना, हमें तो वहां पे -1/2 चाहिए, यहाँ पे -1 चाहिए ओमेगा बनाने के लिए। तो √3 कॉमन ले सकते हो आप लोग यहाँ से। ठीक है, की पावर 100, तो ये क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 49 x + i/y = √3। अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 बाय में 2 प्लस 1 बाय में 2, या यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आयोटा भी कॉमन लें, अगर आयोटा भी कॉमन लेंगे तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड होगा, इसकी पावर 100, इसकी भी पावर क्या दे रखी है, 100 दे रखी है। तो √3 की पावर 100 और आयोटा कॉमन लेंगे हम, आयोटा की पावर 100, यहाँ क्या बचेगा, √3 बाय में 2 आयोटा, आयोटा प्लस में आयोटा कॉमन ले लिया है 1/2। ठीक है,
1/2, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए ना, माइनस, इसके साथ तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस नहीं आ रहा, -1, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा लेंगे थ्रू आउट, आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया √3 i/2 और ये 1/2 प्लस में, यहाँ माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। और ये आयोटा की पावर 4 से डिवाइड करवा दो, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 4 का मल्टीपल है 100, 25 4 जा 100, तो 1 हो जाएगी, आयोटा की पावर 4 1 होता है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √3 की पावर 100, यानी 3 की पावर 50 डायरेक्ट लिख सकते हो इसको सिंप्लीफाई करके। इधर से माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे अगर 3 की पावर 50 बच गई है, -1 बाहर आएगा, -1 की पावर यहाँ 100 चल रहा है पावर में, इसकी पावर 100 इवन पावर है तो प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा इधर, -1/2 और ये प्लस हो जाएगा √3 बाय में 2 आइटा, मैं ओमेगा बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, इसकी पावर 100, इधर लेफ्ट में चल रहा था 3 की पावर 49 x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, ठीक है, ये इससे कैंसिल होगी पावर, एक 3 बच जाएगा, ये ओमेगा बन गया, ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो इसको 3 से डिवाइड करके लिख दो तो ओमेगा आ जाएगा, यानी कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 होती है। तो रियल पार्ट हमारा ये आ गया और इमेजनरी पार्ट ये आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -1/2 और y की वैल्यू क्या आ गई है √3 बाय में 2। x किसके इक्वल दिया हुआ है, x इज इक्वल टू के वाई, x इज इक्वल टू के वाई, तो x की वैल्यू रख दो, x क्या आया है -1/2 √3 बाय 2, तो k किसके बराबर आ गया -1/√3 के, k किसके बराबर आ गया -1/√3 के, ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका और है कि आपके ये जो वैल्यू है, ये कहाँ गया, जो भी था ये, इसमें से √3 कॉमन लेते हैं ना, ये एलर में कन्वर्ट हो रहा था, e की पावर आइटा थीटा के फॉर्मेट में आ जाता, और वहां से थीटा की वैल्यू देख लेते किस में चेंज कर देते, cos 60 cos 30 और sin 30 की वैल्यू आ जाती, क्योंकि उल्टी होती है ना एक दूसरे की, उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई -1/√3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ द पोलिनोमियल ये इस पोलिनोमियल से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर इस फॉर्मेट का आता है, तो उसको कंपेयर कर लेना, लीनियर फॉर्मेट में आएगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था, ठीक है भाई, 5 आंसर आया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए कर्व fx पासिस थ्रू द पॉइंट, जो भी कर्व है वो इस पॉइंट से पास करती है, एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P1 टू द कर्व इज, क्या दी हुई इक्वेशन नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या गिवन है हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x-1, बीच में प्लस साइन है, प्लस y-1 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस y-2 इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा अगर तो -x प्लस 2, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में हमने लिख लिया, m स्लोप होता है, इक्वेशन नॉर्मल की है तो नॉर्मल का स्लोप क्या आया है -1, तो टेंजेंट का क्या होगा 1, ठीक है, टेंजेंट क्या होता है dy/dx, m dy/dx, जिसकी वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। उसके बाद ये कहता है कि जो स्लोप है ना टेंजेंट का एनी किसी और पॉइंट पे, वो ऑर्डिनेट है टू ऑफ द पॉइंट, अगर पॉइंट एक्स वाई है तो ये होता है एब्सिसा और ये होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कहता है कि जो स्लोप है टेंजेंट की m, वो प्रोपोर्शनल है किसके, ऑर्डिनेट के y के, यानी कि dy/dy, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी ये सिंबल हटाओगे तो कांस्टेंट ऐड करोगे ky, ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू ky, और वहां से dy/dx की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1/y, k इज इक्वल टू
1 by y, k is equal to 1 by y या y is equal to 1 by k, y is equal to 1 by k, या ये कहें ये आ गया है हमारे पास एक रिजल्ट। अब और कौन सा रिजल्ट हमारा यूज करना रह गया कि ये जो भी कर्व है वो इस पॉइंट से पास करती है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो किस पॉइंट से पास करती है? 1 1 से। तो m की वैल्यू आ चुकी है 1, c की वैल्यू निकाल लेंगे हम। x प्लस c, y इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू 1 बाई के, ठीक है। 1 1 से पास करती है अगर, तो c आ जाएगा इस केस में। कुछ रह गया क्या हमारा कंडीशन? देखते हैं एक बार, फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। देखिए क्या दिया हुआ है, एक कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से कोई कर्व पास करती है, ठीक है, 1 1 से, और इक्वेशन नॉर्मल की इस पॉइंट पे ही ये दे रखी है टू द कर्व, then and the slope of the tangent at any point of the curve is the proportion of the ordinate, then the equation of the curve, equation of the curve passing through the point 1 1 क्या बनेगी? क्या होती है किसी पॉइंट से पास करने वाली? x माइनस x1 m इंटू वाई माइनस y1, ये होता है ना। m की वैल्यू आ गई है, पॉइंट हमारे पास 1 1 दिया है, तो x माइनस 1, m की वैल्यू 1, y माइनस 1 x, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व आ जाएगी जिसका टेंजेंट ऑर्डिनेट के प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो log y इज इक्वल टू x माइनस 1 और 1 बाय y इज इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू 1 बाय y, k इज इक्वल टू, ठीक लिखा है क्या भाई? कुछ गड़बड़ हो रखी है, चेक कर लो भाई, मैंने कहीं कुछ स्टेटमेंट छोड़ तो नहीं दी है, चेक कर लो एक बार। passing through the point statement, a curve passing through the point 1 1 and the equation of the normal at the point 1 1 to the curve y is equal to fx is x minus 1 plus, मैच कर लेती हूँ एक बार स्टेटमेंट को। पेपर हो किसी के पास तो एक बार देख लो भाई, स्टेटमेंट ठीक लिखी है क्या मैंने? तो यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो हमें
dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू के वाई, ये तो ठीक लिखा है, y इज इक्वल टू के, अच्छा 1 पॉइंट पे दिया हुआ है क्या? इक्वेशन ऑफ द curve passes through the point 1 and slope of the tangent at any point curve proportional to the ordinate of the point, then the equation of the curve passes through the point 1 से भी पास करती है, तो वहाँ से k की वैल्यू 1 आ जानी चाहिए। dy बाई डी एक्स, अच्छा ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमने जो लिखा है ये, तो ये इस पॉइंट से भी तो पास करती है, ये तो हमने कंडीशन यूज ही नहीं की 1 पॉइंट से। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो y की जगह 1 रखेंगे, तो y की जगह 1 रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, k 1 आ गया, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। एंड dy इज इक्वल टू dx, y इज इक्वल टू x प्लस सी, y इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, अब इस c की वैल्यू निकालनी है। इस c की वैल्यू कैसे निकालोगे? y इज इक्वल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 रखी है, तो ये y, ओहो फिर से मिस्टेक, इज इक्वल टू y, ये dy के अपोन में चला जाएगा, ठीक लिख रहे थे हम आगे। तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे तो 1 बाई log x, ठीक है, log y इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट, और फिर 1 पॉइंट पुट करोगे अगर, तो log 1 0 हो जाएगा, x को 1 रखा है प्लस में c, तो c की वैल्यू आ गई -1। अब इसको यहाँ पे रखोगे तो log y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब इसको log में है ये, e अप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1। ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1। अब देखो क्या किया हुआ है, ठीक लिखी हुई थी स्टेटमेंट, क्या दिया हुआ था? ए कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट, ये यूज नहीं किया हमने कि ये पॉइंट से भी तो पास करती है 1 से, एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, वो दी हुई है इक्वेशन, वहां से हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की प्रोडक्ट -1 होती है, तो स्लोप टेंजेंट की आ गई 1, ये नॉर्मल की स्लोप आई है -1, टेंजेंट की क्या हो जाएगी +1, तो m की वैल्यू हो गई 1। अब ये है स्लोप इसने कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ ऑर्डिनेट के, यानी कि ये वाली कंडीशन दी है, साथ में ये भी तो है कि ये पॉइंट से पास करती है, ये वाली कंडीशन हम यूज नहीं कर रहे थे तभी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के वाई, और 1 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा y के। अब आपको बाई वेरिएबल सेपरेशन, dy के अपन में y चला जाएगा, इधर dx आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, x dx x प्लस में कांस्टेंट का x प्लस में सब कांस्टेंट ऑफ ऐड कर देंगे हम। अब उस पॉइंट से पास करता है 1 से, तो 1 रखेंगे, log 1 0 हो जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू इधर रखेंगे तो वो कर्व आ जाएगी। क्लियर है? बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन से आ गए और ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आया हुआ है। इंटीग्रेशन के टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ इंटीग्रेशन के, जिसमें इंटीग्रेशन डेफिनेट, इनडेफिनेट और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों करने हैं आपको। तो देखो, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस पी प्लस सी, देन p की वैल्यू पूछता है हमसे। तो पहले हम इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्मेट में ले आए, तो नीचे अगर ये टेंजेंट में लेके आना है 1 प्लस साइन एक्स है, अगर कोस आ जाए तो सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन है, साइन को कोस के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, कोस पाई बाय 2 पे चेंज होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं ऐसा, 90 माइनस थीटा, और कोस है तो साइन dx। अब 1 प्लस कोस है, प्लस है तो ये किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के होता है ना, तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा x बाय 2,
और ये भी 2 करोगे तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा। 1 बाई कोस स्क्वायर यानी कि सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 dx इंटीग्रेशन क्या आता है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस में कांस्टेंट, ये आ जाएगा। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में राइट साइड में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, टेंजेंट x बाई 2 प्लस में समथिंग, और इस p की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन हमारा तो x बाई 2 माइनस का है, तो हम माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो टेंजेंट में माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस टेंजेंट थीटा के। साथ में ये भी आएगा ना, इसका करेंगे तो डिवाइड में माइनस 1 बाई 2 भी आएगा। ठीक है, x बाई 2 का भी तो करेंगे इंटीग्रेशन। जब करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाय जो भी थीटा है इसका तो टेंजेंट हो जाएगा, और साथ में अंदर वाले का भी तो करेंगे इंटीग्रेशन में, तो डिवाइड में आ जाता है 1 बाई 2। ठीक है, और यहाँ 2 भी तो आएगा, उस 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 भी आएगा और उससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 भी आ रहा होगा, 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला माइनस कॉमन लेंगे, अगर बाहर पहले से माइनस है, ये हमारा ये बच गया है टेंजेंट माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, यानी माइनस टेंजेंट माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये अब ये माइनस टेंजेंट थीटा में होगा और बाहर पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा। यानी ये इसको क्या लिख दोगे आप, टेंजेंट एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई 4। सिंपल इंटीग्रेशन था, आपको ये पता होना चाहिए था कि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इफ इंटीग्रेशन, क्या लिख दिया ये, हाँ इक्वल कैसे लिखा हुआ है, यहाँ प्लस आएगा भाई, यहाँ प्लस कर लो, कुछ एरर कर देता है। इंटीग्रेशन log बेस ई एक्स अपॉन में 1 प्लस log बेस ई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस log बेस ई एक्स प्लस में कांस्टेंट। तो इस एफ एक्स की वैल्यू पूछता है हमसे। ठीक है, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है, जो राइट में लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद यहाँ एफ एक्स आ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, डेफिनेट इंटीग्रल का तो नहीं है ये क्वेश्चन। एक बार मैं स्टेटमेंट देख के आती हूँ। आई थिंक उसने लिमिट नहीं लगाई है। एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लेती हूँ पेपर में। log बेस ई एक्स 1 प्लस log बेस ई एक्स फिर हो होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस log बेस ई एक्स डी एक्स। ठीक है स्टेटमेंट। तो एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स पूछता है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ नोमरेटर में पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। अगर हम इसको जो भी हमारे पास दिया हुआ है लोग बेस ई एक्स को कोई वेरिएबल पुट कर ले, मान लिया हमने पुट कर लिया टी, तो दोनों साइड ये अप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू ई की पावर टी हो जाएगा, डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा ई की पावर टी डी टी के। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में हमने क्या किया है, इसको t पुट कर दिया है, यहाँ है 1 प्लस टी का स्क्वायर और dx की जगह क्या आ गया है, e की पावर t dt, ये आ गया है ना, e की पावर t dt। ये फंक्शन और इसका डेरिवेटिव, इसको इसी फॉर्मेट में ले आए। हम क्या कर दें, t में 1 ऐड कर दें और 1 कर दें सब्ट्रैक्ट। डिनोमिनेटर में भी 1 t प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर,
इस पूरे के साथ e की पावर t है। हम एक रिजल्ट दिख रहा है अब इंटीग्रेशन में e के साथ e की पावर x के साथ fx और इसका डेरिवेटिव इधर हो और इंटीग्रेशन करना हो आपको तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x fx आता है। यही तो निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको सेपरेट करोगे अगर तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस टी प्लस 1 को अलग कर दें, डिवाइड में है t प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 1 अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर और इस पूरे के साथ e की पावर t है dt इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आ जाएगा यानी कि 1 बाय में t प्लस 1 माइनस 1 बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर t dt, ये आ गया है। अब फंक्शन को क्या लें हम, फंक्शन f ऑफ t क्या है 1 बाय 1 प्लस t, इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी पावर -1, पावर आगे एक पावर लेस यानी कि 1 प्लस इसका स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये है। फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ पड़ा हो और e हो साथ में तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t और जो भी फंक्शन है वो। अब वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो t की, e की पावर t की जगह क्या आ जाएगा x और 1 बाय 1 प्लस t की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस log बेस ex। तो x की वैल्यू क्या हो गई, fx हो गई, x की वैल्यू क्या आ गई है, fx की वैल्यू x आ गई है, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस रिजल्ट पे बेस्ड इंटीग्रेशन से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देख लेना भाई, एक बार प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चंस की। फंक्शन पूछता है डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, डेरिवेटिव से फिर से क्वेश्चन, डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हो आप, डेरिवेटिव टेस्ट से, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x e की पावर -3x डेरिवेटिव करोगे u इंटू v से, x का 1 e की पावर -3x प्लस x एज इट इज e की पावर -3x का यही इंटू में -3 यानी कि e की पावर -3x कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 1 -3x। अब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, ये डेरिवेटिव डिसाइड करेगा। डेरिवेटिव फर्स्ट केस फर्स्ट लेते हैं जिसमें डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ये आया है डेरिवेटिव, ये ग्रेटर देन 0 यानी कि e की पावर -3x इंटू में 1 -3x इज ग्रेटर देन 0। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमा, अब यहाँ पे जब e की पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ग्राफ ये रहता है e का, ये e की पावर x का और ये e की पावर -x का, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, y की ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, यानी कि ये तो पॉजिटिव है हमेशा। अब ये पॉजिटिव है, पूरे को ग्रेटर देन 0 रहना है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि 1 -3x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 3x यानी कि x इज लेस देन 1/3 के लिए इंक्रीजिंग होगा, -1/3 से लेस के लिए ये इंक्रीजिंग होगा, यानी कि -∞ से 1/3 में फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। अब चेक करते हैं डिक्रीजिंग यानी कि डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन 0, e की पावर -3x इंटू में 1 3x इज लेस देन 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पूरे को नेगेटिव होना है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ये नेगेटिव है यानी कि 1 -3x इज लेस देन 0 यानी कि 1 इज लेस देन 3x, 1/3 इज लेस, x इज ग्रेटर देन 1/3 यानी कि 1/3 से प्लस इन्फिनिटी पे फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। फंक्शन डिक्रीजिंग कब रहेगा, 1/3 से प्लस इन्फिनिटी पे, और इंक्रीजिंग कब होगा, -1/∞ से 1/3 पे। अब ऑप्शन में देख लो, r वाले तो दोनों कैंसिल हो गए, इंक्रीज कब कर रहा है -∞ से 1/3, डिक्रीज किस में कर रहा है 1/3 टू +∞, ठीक है। लेकिन इसने क्या दिया, वो -∞, सेम इंटरवल पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया, तो एक ही ऑप्शन आंसर होता है। नेट में मल्टी करेक्ट होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस नेट में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
इंटीग्रेशन -1/2 से +1/2 cos x log e 1 + x अपॉन में 1 - x dx इज, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos x के साथ log m/n है, -1/2 से लिमिट +1/2 डेफिनेट इंटीग्रल cos x इंटू में log बेस e है, ये क्या होगा log m/n, log m प्लस m माइनस log n हो जाएगा। फॉर्मूला लॉगरिथम का क्या होता है, log m/n किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n के, ठीक है, ये है। उसके बाद अगर हम, अब एक रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन -a से +a f ऑफ x dx है, तो ये दो केस बनते हैं। अगर फंक्शन fx अगर इवन है तो ट्वाइस हो जाता है 0 से a f ऑफ x dx। अगर फंक्शन हमारा ओड है, fx इज ओड फंक्शन, तो इसकी वैल्यू होती है 0 इस पूरे इंटीग्रेशन की। अब हम इसमें ये चेक कर लेते हैं कि इस इंटरवल पे ये फंक्शन हमारा इवन है या ओड है। अंदर वाले फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि इवन है या ओड। fx क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू cos x log ऑफ 1 + x माइनस log 1 - x, ये दिया हुआ है। इवन ओड कैसे चेक करते हो, x को -x से रिप्लेस कर दो, cos -थीटा cos थीटा ही होता है, यहाँ तो x ही आ जाएगा। यहाँ पे log x की जगह क्या क्या पुट, 1 - x, यहाँ माइनस ही साइन, x की जगह माइनस पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। इस पूरे से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करो, ये fx है, f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, -f ऑफ x के इक्वल आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, ओड हो गया। ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कंप्लीट की, सॉल्व ही नहीं करना, 0 आ जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, आंसर तो कर दिया करो हाँ ना कुछ, ठीक है। फंक्शन को आपको सिर्फ ये चेक करना था कि गिवन जो फंक्शन दिया हुआ वो इवन ओड है क्या, इवन है तो ट्वाइस हो जाता है, लेकिन ओड है तो 0 हो जाता है। हमारा ये प्रूफ हो गया ओड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में 2-3 मेथड ही है, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेशन, बर्नौली थ्योरम और वेरिएबल सेपरेशन और बर्नौली वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उन्हीं में से कोई एक लगना था, डिफरेंशियल इक्वेशन डिटरमाइन करनी थी कि कौन से टाइप की बनेगी। dy/dx किसके इक्वल दिया हुआ है, dy/dx इज इक्वल टू √1 - y², अपॉन में 2, ठीक है। तो ये इसके डिवाइड में ले आओ बाय वेरिएबल सेपरेशन, dx अपॉन में 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √1 - y² बाय में 2, इंटीग्रेशन करोगे अगर दोनों साइड तो इस 2 को इधर ले जाओ, 2y भी होना चाहिए था भाई, कुछ तो गड़बड़ है इसमें स्टेटमेंट में। 2y होता तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाती ना वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला लग जाता, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव इधर पड़ा हो तो क्या हो जाता है, लॉगरिथम ऑफ दैट फंक्शन हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में हो तो फंक्शन की जितनी भी पावर होती है ना उससे एक ज़्यादा हो जाती है इंटीग्रेशन में, और उसी से करना होता है डिवाइड, इंटीग्रेशन डायरेक्ट। ये 2 फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं आप लोगों को, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है तो लॉगरिथम अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे जब, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, n + 1 अपॉन में
n+1, यानी पावर n है तो एक पावर ज़्यादा उसी से कर देते हैं डिवाइड। ये दोनों फॉर्मूले लगने हैं, तो इसमें भी यही लगना था। ओहो हो जाए रेज। एक बार मैं ये देख लेती हूँ यहाँ y दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। कहाँ गया क्वेश्चन? मिल ही नहीं रहा भाई, PDF गुम हो गई। PDF ही नहीं मिल रही। लगना तो यही फॉर्मूला चाहिए, लेकिन उसमें स्टेटमेंट अधूरी लग रही है। एक बार इसको देख लेना, यही फॉर्मूला लगेगा। कर लो भाई साथ में, क्योंकि देखो अगर y होता ना इधर 2y, ओहो शायद उसने स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ किया, या अगर 2y होता तो 2y इधर ले आएंगे हम साथ में, ये 2 यहाँ से हटा के और डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देख लेना एक बार PDF में, आपके पास अगर पेपर हो किसी के पास, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा कि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर ज़्यादा उसी से डिवाइड, प्लस में ये आएगा और फिर ये एक आपका फिक्स्ड रेडियस का, जिसका सेंटर अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा, एक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लेना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 की, ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से डायरेक्ट हमेशा इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? अगर आपको के डिटर्मिनेंट ये निकालना हो तो ये जो स्केलर मल्टीप्लाई किया है ना, स्केलर की पावर ऑर्डर होती है और साथ में डिटर्मिनेंट आ जाता है, और एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट पे डिटर्मिनेंट लगा है तो डिटर्मिनेंट की पावर ऑर्डर में से एक माइनस कर देते हैं। ये दो रिजल्ट लगने थे। यहाँ पे पहले ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो 2 बाहर आएगा तो ऑर्डर से बाहर आएगा। ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3, 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट की पावर 2। ए का डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ? 6, तो 8 इंटू 6 का स्क्वायर, 36 की 8 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, देखो क्या लिख दिया, टू द लिमिट, टू द लाइन x माइनस 6/3 xy माइनस 7/2 z माइनस 7/-2 इज लेंथ ऑफ, देखो परपेंडिकुलर लेंथ निकालने वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो देखो किस पॉइंट से दी हुई है, ये पॉइंट दिया हुआ 1, 2 और 3। इस पॉइंट से किसी लाइन की, लाइन क्या दे रखी है? x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 और z माइनस 7/-2। ठीक है, अगर ये पॉइंट यही हो गया, इसका कोऑर्डिनेट, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो ये वाला पॉइंट जो इन जनरल हम एज्यूम करते हैं, ये अगर P पॉइंट है
तो ये Q पॉइंट लेंगे हम। इन जनरल इस लाइन से वो पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको K एज्यूम करके। तो क्या आ जाएगा 3K प्लस 6, 2K प्लस 7, फिर माइनस 2K प्लस 7, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे देखते हैं Q से, तो डिस्टेंस कैसे, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हो आप। ये x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, तो x2 माइनस x1 करते हैं ना, तो 3K प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 3K प्लस 5, और यहाँ आ जाएगा 2K प्लस 7, माइनस 2 करोगे तो माइनस प्लस 5, और यहाँ से 2K प्लस 7 माइनस 3, तो प्लस का 4। और फिर ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए इस PQ लाइन के। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ये हैं, ये इस लाइन के हैं, ये इसके परपेंडिकुलर के हैं, यानी कि नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आ गए और परपेंडिकुलर लाइन के ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो क्या होता है रिजल्ट, डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट इसके बराबर होती है 0 के, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट करवा दो, प्लस 2 इंटू दिस, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो K की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू इधर रखोगे वो पॉइंट आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट। अब ये पॉइंट है इसके क्यूब कोऑर्डिनेट के। अब हमें ये निकालनी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 प्लस माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंथ आ जाएगी परपेंडिकुलर की। बात समझ में आई। क्या करना है, नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ठीक है। K की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, क्या आ जाएगा 9K प्लस में 45 प्लस 4K प्लस 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4K माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 9K और 8K 17K, 55 माइनस 8 क्या आ जाएगा, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो K की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू इधर रखोगे, Q कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, तो 7 आना चाहिए आपका आंसर, देख लेना। प्रोसेस देखो, प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। क्या कहता है कि इस पॉइंट से किसी लाइन के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है। अब अगर ये वाला जो पॉइंट, इन जनरल पॉइंट, कई बार ये होता है कि पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से ही हो जाता है, ठीक है, लेकिन इन जनरल पॉइंट निकालना है तो हम इसको K एज्यूम करके इस लाइन पे जनरल पॉइंट लेते हैं, वो कहीं भी हो सकता है ना। फिर उसके लिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट, क्योंकि अगर ये नॉर्मल है लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन के नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट क्या आएगी, हमेशा 0, उससे K कोऑर्डिनेट आ जाएगा। K को इधर रखोगे तो पॉइंट आ जाएगा। अब 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैलकुलेटिव सा है थोड़ा सा, मैंने 2-3 क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो कैलकुलेटिव ही छोड़े हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन छोड़ी है, आपको करनी है वो कैलकुलेशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिए हुए हैं ए बी सी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं ना, तो ये है, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैंने क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी के रिजल्ट आपको लिखवाए हैं कि इसकी पावर 3 करने से 1 मिलता है और इनका सम करने से 0 मिलता है, ठीक है। जब ये डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ होता है, इमेज लगाई है, पता नहीं विजिबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे e की पावर a, e की पावर 2a, और इसको सेपरेट कर दें हम तो e की पावर b, e की पावर 2b, e की पावर 3b, e की पावर c, e की पावर 2c, e की पावर 3c, इसको अलग कर दें। डिटर्मिनेंट में ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये। e की पावर a और e की पावर 2a, e की पावर b और e की पावर 2b, e की पावर c और e की पावर 3c, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1, ये माइनस कॉमन लोगे तो प्लस प्लस प्लस, और इधर आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। अब देखना है आपको, पहले वाली रो से e की पावर a कॉमन लो, दूसरे वाली 1 की जगह e की पावर 3 लिख सकते हो, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, तो
c क्या है, ओमेगा स्क्वायर या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है अगर, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब लिख सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ से e की पावर a b c कॉमन लेंगे अगर हम, e की पावर a, e की पावर b, e की पावर c, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, e की पावर a, e की पावर b, e की पावर c कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ e की पावर a बचेगी, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, तो e की पावर b, e की पावर c, इधर e की पावर 2b, 2a, 2b, 2c, सेम इधर बनेगा, लेकिन दो बार इंटरचेंज करने से यही मैट्रिक्स बन जाएगी, बीच में है माइनस साइन, तो ये दोनों में आएगी, कॉमन लोगे, इसके माइनस में वो, आंसर इज 0। इस टाइप के डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 आता है, पुट करके भी देख सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ बाइनोमियल से क्वेश्चन है। एक्सपेंशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स की पावर 15। इस एक्सपेंशन में 15th x की पावर 15th का जो कोफिशिएंट होगा ना, और x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो बताना है आपको, कोफिशिएंट्स का। अब दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो हम डायरेक्ट rth टर्म निकाल के r की वैल्यू निकालें, एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि x की पावर अल्फा प्लस 1 बाई एक्स की पावर बीटा की पावर m में, या इसकी पावर n में, इसकी पावर n में x की पावर m का कोफिशिएंट अगर निकालना है कि r की वैल्यू निकालने के लिए, तो r क्या होता है, n अल्फा माइनस जिसकी पावर निकालनी वो माइनस कर दो, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो x की पावर 15 के कोफिशिएंट के लिए r निकालना है आपको अगर, तो r क्या हो जाएगा, n क्या दिया हुआ दोनों ही केसेस में 15, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, कितनी पावर का कोफिशिएंट देखना है 15 का, माइनस में m की वैल्यू 15, अपॉन में अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है 1। ठीक है, 15 दूनी 30 माइनस 15 अपॉन में 3, 15 अपॉन में 3 यानी कि 5, यानी पहले केस में r की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इसके कोफिशिएंट में, यानी डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 15c क्या निकाल दो 5 निकाल दो, अपॉन में कांस्टेंट वाले केस में r निकालो, n अल्फा, n 15 दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 2 है, किसका कोफिशिएंट देखना है, x की पावर 0 का, यानी कि m की वैल्यू 0, माइनस में 0 अपॉन में 2 प्लस 1, 30/3 तो 10, इस केस में r की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि 15c 10, ये रेशियो निकाल दो बस। ठीक है, नहीं तो पहले r निकालो बेसिक मेथड से, rth टर्म लिखोगे फिर कोफिशिएंट लिखोगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप पहले r निकालो, r का फॉर्मूला क्या है, n अल्फा माइनस m, जितनी पावर का कोफिशिएंट देखना वो m, n होता है जितनी इसकी पावर होती है, अल्फा और बीटा ये पावर्स होती हैं। ठीक है, यहाँ से r आ गया, 15c5 का मतलब 15c5 और 15c10, और साथ में इसके साथ 2 की पावर आएगी 5, इधर आएगी 2 की पावर 10 आएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 10, अल्फा इस वाले की पावर ये आएगी और 2 साथ में मल्टीप्लाई में 2 आएगा ना, 2 ये भी है साथ में। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा 2 की पावर 5, 1:32, 1:32 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, क्या लिखा है 6y, एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है 6y x³ प्लस 2। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम ऑफ द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट। इसने कहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि dy बाय dx की वैल्यू क्या दी हुई है 8 टाइम, या ये कह दें ये दिया हुआ है
टोटल dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। अब यहाँ से निकाल दो dy बाई डी एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी वैल्यू रख दो 8, 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछता है, तो x जब 4 होगा, x जब 4 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, और x जब -4 होगा y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, यानी कि 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ईमेल पासवर्ड मस्ट कंटेन NVSGIC 3 कैरेक्टर्स। NVSGIC ये क्या लिख दिया, बहुत बढ़िया। ईमेल पासवर्ड क्रिएट करना है जो 3 कैरेक्टर को कंटेन करेगा। द पासवर्ड हैज 3 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है, ईमेल का पासवर्ड बनाना है, ठीक है। और वो क्या कंटेन करता है, 0 से 9 के नंबर एंड 1 कंटेन पासवर्ड हैज 0 to 9, पासवर्ड हैज टू कंटेन 0 to 9 नुमरल एंड 0 to ए स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ की हुई है उसने। क्वेश्चन ये है कि 3 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड बनाना है जिसमें नंबर तो 0 से 9 लेने हैं, एक प्लेस पे नंबर हैं, एक प्लेस पे अपर अल्फाबेट्स हैं यानी कि A to Z अपर केस हैं, और एक जगह पे लोअर केस है A से लेकर Z तक। तो कितने पॉसिबल डिस्टिंक्ट पासवर्ड बनेंगे, ठीक है भाई। अब नंबर यहाँ भी आ सकता है, नंबर यहाँ भी आ सकता है, ये नंबर यहाँ भी, अरेंजमेंट भी हो गई और सिलेक्शन भी हो गया, दोनों केस है, परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स आ सकते हैं, यहाँ भी लोअर केस भी आ सकते हैं, इधर भी और इधर भी, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी हो गई। एक नंबर अगर नंबर यहाँ पे लिया है तो इन दो के लिए यहाँ अपर केस आ जाए फिर लोअर आए, पहले लोअर आ जाए फिर अपर आ जाए। अगर आपने पहले अपर केस ले लिया तो उसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, अगर लोअर केस लिया तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बच गई। तो कितनी अरेंजमेंट हुई, 6 अरेंजमेंट तो ये हो गई। अगर नंबर ले रहे हैं हम 0 से 9 तो इसको फिल करने के एक 10C1 पॉसिबिलिटी होंगी। इधर टोटल 3 सिलेक्ट करने हैं ना हमें, 26 में से एक सिलेक्ट करना है, फिर ऐसे ही 26 में से एक सिलेक्ट करना है, अपर केस एक लोअर केस, तो 10, 26 और 26। साथ में ये अरेंजमेंट भी, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, तो 6 से मल्टीप्लाई भी करवाना था। देखो ऑप्शन में ना इतना आंसर भी दिया हुआ है 76 इंटू 0, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, यानी कि इसकी जब 6 से कर दोगे ना जब वही आंसर आएगा। 0, 36, 40, 42 और 3, 45, 36 और 4, 40, तो ऑप्शन सी आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये थे भाई आगे के 30 क्वेश्चंस, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन है ये आपका 2023। कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस की मैंने सिर्फ हिंट दी है, अगर आपसे हो जाते हैं जो भी आपको बताई गई है प्रोसेस उससे, नहीं तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है भाई, पढ़ते रहा करो। और अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। इंटीग्रेशन से, बाइनोमियल, देखिए जहाँ से श्योरिटी की क्वेश्चन आता ही आता है, बाइनोमियल चैप्टर हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वेक्टर हो गया, 2D 3D से किस टाइप के क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इमेज देखना, सिर्फ इस टाइप के, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर,
सेट रिलेशन फंक्शन, डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन थे, अभी भी 2 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से ही थे, यानी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कंप्लीट मिला के 2 ही क्वेश्चन थे। और ऐसे पीछे के अगर आपको 2022 का भी सॉल्यूशन देखते हो, मैंने करवा रखा है, आपका चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे भी पड़ा है। ऐप में नहीं हो पाया था क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन गई थी। अभी भी आप देख सकते हो कि एक वीडियो में बहुत सारा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करवाने में। वैसे समझाने में टाइम लगता है लेकिन क्वेश्चन को विद इन सेकेंड। कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी थे, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था वो बहुत कैलकुलेटिव था, जिसमें एरिया अंडर द कर्व के दोनों क्वेश्चन लगभग ज़्यादा टाइम लेने वाले ही थे। ठीक है, और भी एरिया अंडर द कर्व और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, यानी इंटीग्रेशन से ज़्यादा वेटेज थी लास्ट ईयर। डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, और कौन सा चैप्टर रह गया भाई? तो ऑब्जर्व कर सकते हो आप। हाँ, स्टैट से मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के लास्ट ईयर थे, आए थे क्वेश्चन। उससे पहले आपके पॉइजन और एक्सपोनेंशियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन थे। तो इन सब की प्रैक्टिस मैंने आपकी ऐप में ट्रिक से करवा रखी है, वहां से कर लेना। प्रोबेबिलिटी और स्टैट, जिसमें बेस थ्योरम के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है प्रैक्टिस में, आप देख सकते हो। जो मैंने प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस वीडियोज डाल रखी है उसमें देख सकते हो आप लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, स्टैट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डोमेन अच्छा। ये तो पूरे 16 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब चॉइस आपकी है। किसी को परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल और स्टैट, प्रोबेबिलिटी अच्छा लगता है, किसी के लिए वो वेटेज वो थोड़े से टफ हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप लोग कहते हो कि इम्पोर्टेंट बता दीजिए, अब मेरे अकॉर्डिंग कोई मैं ये कह दूं कि मुझे ये आसान लगता है, अब आप डिसाइड करोगे कि आप, मैं ये बता सकती हूँ कि इस चैप्टर से ये है। अब डिपेंड करेगा आप पे कि उन 60 में से किस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है भाई, पढ़ते रहा करो। ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट वीक भी हम एक पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। हम 22 का फिर से करेंगे, फिर 21 का करेंगे, तो 21, 22, 23 के सॉल्यूशन हो जाएंगे। प्रैक्टिस